सभी सखियों को और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। मंदाकिनी जी आपको भी नमस्कार। और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार। चंचल आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और नमस्कार के साथ ही हम बता देते हैं कि आज किन विषयों पर चर्चा होने वाली है। हाँ बिल्कुल। तो कुछ खास दिन हैं उन पर चर्चा होगी, जो है विश्व ग्लूकोमा दिवस, साहित्य अकादमी दिवस और दांडी यात्रा दिवस। इसके अलावा तो होली के रंग और प्रकृति के संग बिल्कुल होली का त्योहार बिल्कुल जैसे दस्तक दे रहा है। और छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े उत्साहित होते हैं, तो वो तो गली गली में गुब्बारे और रंग लेकर शुरू हो चुके हैं। हाँ लेकिन और एक बात हम करेंगे भारत भूमि के सुपुत्र जो हैं चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में भी, है ना। तो होली का सेगमेंट है ना, जरा याद करो कुर्बानी, उसके अंतर्गत हम इस पर बात करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि बच्चे तो हुड़दंग मचाने लग गए हैं। अच्छा आप बताइए आप क्या कर रही हैं? भाई हम बड़ों को तो काम होता है होली के, खास तौर पे जो गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, हाँ, रसोई में चली जाती हैं और जो पकवान बनने होते हैं होली पे खास तौर पर क्या क्या बनता है, हमारी सखियों ने भी रेसिपीज लिखना भेजना शुरू कर दिया। एक तो कांजी बड़े बनते हैं, ये बहुत ज्यादा जगह पे बनाए जाते हैं क्योंकि गर्मी की शुरुआत भी होने लगती है ना। कांजी बड़े पेट को ठंडा रखते हैं, तो इसकी रेसिपी भी सखियों ने लिखकर भेजी है। इसके अलावा बहुत जगह दही बड़े बनाए जाते हैं, गुजिया बनाई जाती है। तो देखते हैं क्या क्या रेसिपीज होंगी। फिलहाल तो होली के रंग है और क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है तो मीठे मीठे से गीत से शुरुआत करते हैं। करते हैं। कौन हुआ दीवाना
तो भाई चंचल, होली का त्योहार और मन दीवाना मस्ताना न हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाहर तो आ ही जाती है जब मस्ती हो। होली का अवसर है और रंग डालने की छूट ना सभी को होती है। नई नवेली भाभी हो या पहली बार ससुराल में आए हुए जीजाजी हो, किसी को भी रंगों से सरोबार किए बिना छोड़ा ही नहीं जाता। बिल्कुल। और अपने प्रेम की रंग भरी फुहार में भीग जाने का जितना मजा आता है ना, और जब उस रंग को छुड़ाने में उतनी ही दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मजा आता है ना, क्योंकि जिस तरह से होली हम जिस प्रेम से खेलते हैं तो बड़ा मजा आता है। हाँ, ये अलग बात है कि बाजार में जो मिलने वाले रंग होते हैं उनमें चंचल बहुत सारे हानिकारक तत्व हो सकते हैं जो आपकी त्वचा को, आपके बालों को, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम उन रंगों से होली का पर्व मनाएं जो कुदरत ने हमें दिए हैं। इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन आपका होली का जो आनंद है वो दोगुना हो जाएगा। बिल्कुल, प्रकृति के रंगों से होली मनाने के लिए जो प्राकृतिक रंग इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी दिखा सकते हैं। तो प्राकृतिक रंग कैसे बनाए, इसके कुछ क्यों ना छोटी छोटी सी टिप्स हम अपनी सखियों को देते हैं। बिल्कुल देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप हल्दी ले सकते हैं, चुकंदर और गेंदे के फूल, ऐसी चीजों से घर पर रंग बनाए जा सकते हैं। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि 2 चम्मच हिना पाउडर या मेहंदी जो आता है वो ले लीजिए। हाँ? 1 लीटर पानी में घोल कर, यानी कि इसको भिगो कर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह तक मेहंदी रंग दे देगी तो ये रंगीन पानी तैयार हो गया। और हरसिंगार और जो सेमल के फूल होते हैं ना चंचल, उनको भी उबालकर अगर हम पानी को ठंडा कर लें तो इस तरह से प्राकृतिक और केसरिया रंग हम बना सकते हैं। आपने बात की हरसिंगार के फूलों की, तो ऐसे ही गुड़हल के जो फूल होते हैं इनको थोड़ा सुखा लीजिए और इनको फूलों को पीस कर जो रंग बनेगा वो नीला रंग बन जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। तो कचनार के गुलाबी फूलों को भी अगर हम रात भर पानी में भिगोकर हल्का गुलाबी रंग तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। और मटर के फूल को उबालकर भी हम नीला रंग बना सकते हैं। क्या बात है। और नील जो होती है ना, जो हम कई बार कपड़ों में सफेदी के लिए देते हैं, तो उसे आप घोल लीजिए। 10 लीटर लगभग पानी लीजिए, उसमें 4-5 चम्मच आप नील के डाल दीजिए और इस तरह से ढेर सारा नीला रंग तैयार हो जाएगा। और बच्चों की पिचकारी में अगर हम डालते हैं तो बच्चे भी आनंदित हो उठते हैं ना, और उनको नुकसान भी नहीं होता है। गुब्बारे भी भर लीजिए, गुब्बारे भी भर सकते दूसरों पर, और उससे नुकसान भी नहीं होगा बच्चों की त्वचा को और बड़ों को भी। और 1 चुकंदर को आप कद्दूकस कर सकते हैं और इसे 1 लीटर पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। अगर तुरंत रंग तैयार करना है तो कसे हुए चुकंदर को 1 लीटर पानी में खूब खौला लें और ठंडा होने पर इसका भी लाल जो रंग है वो बहुत सुंदर लगेगा। इसी तरह से 1 लीटर पानी में लगभग 2 चम्मच हल्दी पाउडर को उबालकर इसे ठंडा करके प्रयोग करें तो ये पीला रंग तैयार है आपका। और अगर अमलतास है आपके आसपास और गेंदा है, काले बबूल जैसे फूलों की पंखुड़ियां हैं तो उससे भी आप पीला रंग प्राप्त कर सकते हैं। इन पंखुड़ियों को आप छाया में सुखाकर पाउडर बना सकती हैं। अमलतास, गेंदा, टेसू के फूल, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें रात भर भिगोकर आप पानी में छोड़ दें और सुबह इसके पानी को उबालकर ठंडा करके प्रयोग करें तो आपको मस्त, अच्छा, रंगीन और कुदरत जैसे दिया हुआ पानी तैयार मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा। और 10 लीटर पानी में थोड़ा सा चूना और 2 चम्मच हल्दी घोलकर भी आप बढ़िया लाल रंग तैयार कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि चूना और हल्दी का जब रिएक्शन होता है तो वो लाल रंग, रेड कलर हो जाता है। इसी तरह से अनार के छिलकों को पानी में उबालकर हल्का लाल रंग भी बना सकते हैं। बिल्कुल। और लाल रंग के लिए अगर आपको लाल रंग ही पसंद है तो रक्त चंदन, जो लाल चंदन आता है, उससे अच्छी कोई भी चीज नहीं होती चंचल। ये त्वचा के लिए भी औषधि का कार्य करता है और इसलिए इसका प्रयोग फेस पैक के रूप में भी किया जाता है। तो इसके पेस्ट को तिलक के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसे गीला रंग बनाने के लिए आप 2 चम्मच रक्त चंदन को 1 लीटर पानी में डालकर उबाल लें और ठंडा कर आप इसका प्रयोग करें। इसी तरह से पालक, धनिया, गेहूं या जौ, जब इनकी पत्तियां बड़ी नरम नरम होती है ना, उन्हें पीसकर हरे रंग का तिलक बना सकते हैं और थोड़ा सा गालों पर भी हरा रंग लगा दीजिए। किसने ये हरा रंग डाला, फिर ये गाना बजा सकती हैं। और देखिए, एक और तरीका भी है कि गुलमोहर की सूखी पत्तियों को पीसकर अबीर बनाया जा सकता है ना। मंदाकिनी जी, इन प्राकृतिक रंगों से जब हम होली मनाते हैं थोड़ी सी मेहनत तो लगती है इन्हें बनाने में, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यही है कि त्वचा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, पर्यावरण के भी अनुकूल हैं और ये हमें अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से भी जोड़े रखते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है चंचल, हमारी एक सखी सहेली के ही फेसबुक पेज पर लिख रही थी कि वो होली नहीं खेलती हैं क्योंकि उनको एलर्जी है रंगों से, तो वो इस तरह के रंग इस्तेमाल कर सकती हैं, है ना, ताकि वो होली भी खेल लेंगी और उनका मन भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह क्या बात है, मैंने होली भी खेली और आपकी त्वचा को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि होली प्रकृति के रंगों के साथ खेलने और खुशी मनाने का त्योहार है जिसमें अबीर, गुलाल, अन्य प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और त्वचा और आंखों के लिए भी ये सुरक्षित होते हैं। प्राचीन काल में लोग प्राकृतिक रंगों जैसे चंदन और गुलाल से होली खेलते थे। अब भी कई लोग प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। अबीर, गुलाल तो पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इन रंगों का हमारी
हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी जीवन में है। बिल्कुल सही कहा। और जब आपने होली खेली ली है, आप खेल ही लेंगे, तो होली खेलने के बाद त्वचा पर जो चढ़ा हुआ रंग है, अगर आपने पक्के रंग से होली खेल ली है तो साबुन और मिट्टी के तेल का या पेट्रोल का प्रयोग कई बार लोग कर लेते हैं। हाँ। उन्हें लगता है कि फटाफट हम उतार लेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि इससे बहुत बड़ा त्वचा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। घर पर ही तैयार कुछ साधारण उपटन वो करें और उससे होली के रंग छूट सकते हैं, बल्कि त्वचा में चमक भी आ सकती है। और 1-2 दिन अगर रंग आपका लगा हुआ भी है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, लगेगा ना होली खेली और वो होली का जो खुमार है वो आपके गुलाबी गालों पर नजर आता रहेगा। तो हम भी पहले गाना सुनते फिर और बातें करेंगे। बिल्कुल सुनते हैं। जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे के बने ये नजर जुबां, कैसे के बने ये जुबां नजर, कैसे ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकल। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो चंचल, हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि जीवन में अगर रंग है इसलिए वो जीवन है, उसका समस्त आकर्षण रंगों में ही छिपा है। यदि ये प्रकृति रंगों से भरी न होती तो वो बेनूर होती। उसका सारा सौंदर्य इन्हीं रंगों में तो समाया हुआ है। रंग है तो जीवन में उल्लास है और हर रंग की एक भिन्न प्रकृति होती है और इस तरह हर रंग कुछ न कुछ कहता है। अपनी इसी विशेषता के चलते उसका अस्तित्व भी होता है। बिल्कुल सही बात की। और ये इतना खूबसूरत त्योहार होता है। हर किसी का चेहरा जब हम रंग बिरंगा देखते हैं, कई बार इतना रंग लगा होता है
पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है। लेकिन तब भी अच्छा लगता है कि चेहरा जो लेकिन बस यही है कि आप प्राकृतिक रंगों से खेलें, ऐसा कोई खिलवाड़ ना करें कि बस रंग, हम चाहते हैं कि रंग कई दिन ना छूटे। इस चक्कर में ऊट पटांग तरीके से जो रंग लगाते हैं, कई बार तेल वाले, ग्रीस वाले, वो रंग नहीं लगाने चाहिए। दूसरा लगाने का तरीका भी बहुत सभ्य होना चाहिए। किसी की आंख में, किसी की नाक में, किसी के मुंह पर ऐसा भी न चला जाए कि नुकसान भोगना पड़े। और अगर बालों में इस तरह से रंग चले जाएंगे तो कई बार बालों के झड़ने की समस्या हो जाती है, भयंकर झड़ने की समस्या हो जाती है चंचल। तो बिल्कुल त्योहार का आनंद लेने के लिए ये त्योहार होते हैं। आप इन्हें हंसिए, खेलिए, उत्सव मनाइए, खूब खाइए पीजिए, मौज करिए, हंसी ऐसा ना हो कि वो हंसी खेल में किसी को तकलीफ हो जाए और साथ ही नुकसान हो जाए। जैसे पानी से अगर आप होली खेलते हैं, किसी को बुखार है, जुकाम है, तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है, क्योंकि ये बदलता मौसम होता है। बस अभी सर्दियां खत्म हुई हैं और गर्मी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बीच वाला जो मौसम होता है ना, वो थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है। और एक बात और कहना चाहूंगी चंचल, हम जो मूक पशु हैं उनके साथ भी खिलवाड़ न करें। कई बार हम किसी गाय को देखकर या कुत्ते को देखकर हम उनके साथ भी इस तरह का उनको डराने के लिए फिर हम हंसने लगते हैं। इस तरह का मजाक जो है, बेहुदा मजाक न किया जाए। वो मूक प्राणी है, उन्हें नहीं पता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। उनकी घबराहट को अपने मनोरंजन का कारण न बनाएं, है ना। बिल्कुल, मनोरंजन चाहिए तो आप गीत, संगीत, नृत्य का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि रंगों का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक है। राग अर्थात संगीत, रंग तो इसका प्रमुख अंग है और इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी समय पर रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं और बसंत पंचमी से ही ये शुरू हो जाता है। और एक श्रोता का कहना है कि होली के रंग प्रकृति के संग जो आपने रखा है वो बहुत ही सुंदर विषय है। हमारी सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचे, त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए हमें इस तरह का ऑर्गेनिक रंग का इस्तेमाल करना है और हमें अपनी भाषा को खराब होने से बचाना है। साथ ही साथ ये रंग हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक जो कलर्स होते हैं इन्हें छूटने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता, जबकि कृत्रिम रंगों को छूटने में काफी वक्त लग जाता है और ये हमारी स्किन को भी खराब कर देते हैं। इसलिए अगर आप प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं तो जरूर करें, कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल कम से कम करें। और अगर आपको लगता है कि रंग नहीं छूट रहा है तो उन्हें भी कुदरती तरीके से छुड़ाइए। थोड़े से नुस्खे हम बता देते हैं। बेसन और मसूर का उपटन लगाने से ना जो पक्के से पक्के रंग हैं वो भी आसानी से छूट जाते हैं। तो इसके लिए उपटन बनाने के लिए आप 50 ग्राम बेसन में 5 चम्मच मलाई निकाल कर डालिए और थोड़ा सा दूध, आधे नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट जैसा तैयार कर लीजिए और त्वचा पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए इस उपटन को छोड़िए। बाद में थोड़ा सा इसे गीला करके हल्के हल्के हाथों से रगड़कर छुड़ाइए, फिर पानी से धो लीजिए। आपकी त्वचा भी मुलायम हो जाएगी, चमकदार होगी और रंग भी निकल जाएगा। तो आपने तो बिल्कुल अच्छा तरीका बता दिया चंचल। और मुझे लगता है कि जब बात होली की चल रही है, होली के रंगों की चल रही है, तो क्यों ना व्यंजनों की बात भी कर ली जाए। हमारे श्रोताओं ने तो व्यंजन बनाने शुरू भी कर दिए हैं। अब देखिए ना, ये सखी लिख रही है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि स्वाद और खुशियों का भी त्योहार है। रंगों से सराबोर इस दिन का असली मजा तो तब आता है जब परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया जाता है। चाहे मीठी गुजिया हो या मसालेदार दही बड़ा, ठंडाई की मिठास या नमक पारे का कुरकुरापन, हर व्यंजन इस त्योहार की रंगीनियत में चार चांद लगा देता है। इमरती एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो जलेबी से थोड़ी सी अलग होती है। इसे उड़द की दाल से बनाया जाता है और फिर चाशनी में डुबोकर परोसा जाता है। इसका गहरा केसरिया रंग और खास बनावट इसे त्योहारों की खास मिठाई बनाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि होली के पकवान में गुजिया बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अलग अलग प्रकार की गुजिया और भुजिया बनाई जाती है। होली में ठंडाई भी अलग अलग तरह से बनाई जाती है। कहीं कहीं दही बड़े भी शौक से खाए जाते हैं और ये कुछ होली के बहुत महत्वपूर्ण पकवान हैं जिनमें मालपुआ का जिक्र ना हो तो ये होली अधूरी ही लगती है। क्या बात है, मालपुए। अरे क्या होता है, हर जगह पर कुछ एक अलग बना, कहीं गुजिया है, कहीं मालपुए, कहीं कांजी बड़े, कहीं दही बड़े, बिल्कुल, लेकिन हर पकवान का एक अलग मजा आनंद होता है। लेकिन कुल मिलाकर सारे पकवान तो जो है मुंह में रस घोल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि होली पर ठंडाई पीना परंपरा का हिस्सा है। ये खास ड्रिंक दूध, बादाम, काजू, सौंफ, इलायची और गुलाब जल से तैयार की जाती है। ठंडाई न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि शरीर को ठंडक भी देती है। और इसमें जो चीजें इस्तेमाल की गई जैसे बादाम है, काजू है, सौंफ है, इलायची है, ये सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी चीजें हैं। इसी तरह से होली पर मठरी, गुजिया, बेसन की चक्की, बेसन के लड्डू और तरह तरह की पापड़ियां बनाई जाती हैं। कांजी बड़ा भी बनाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को डाइजेस्ट कर देता है। हम ज्यादा खा लेते हैं ना। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और देखिए, एक ने तो कांजी बड़े की विधि भी लिखती है। तो विधि बताने से पहले हमें गाना सुन ले। गाना सुने जी। अच्छा चलिए, आप कहती हैं तो एक गाना सुन लेते हैं।
भाई होली की बात है और हम बात कर रहे थे रेसिपी की, तो कांजी बड़ा कैसे बनाएं हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। अपनी आवश्यकता अनुसार आप मूंग की दाल भीगी हुई ले लें, इसमें थोड़ी उड़द की दाल भी अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं। इतने बड़े बना रहे हैं उसके हिसाब से दुगना पानी इसमें लग जाता है। पानी को उबाल कर ठंडा कर लें। इसमें पीली राई, पीसी हुई राई जो पीसी हुई राई, काली और पीली दोनों को मिलाकर पीसना है। इसमें काला नमक, भुनी हुई पिसी काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, सादा नमक मिलाकर इन सारे मसालों को घोलकर मुंह ढककर पानी को थोड़ी देर के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें, ताकि वो पानी जो है उसमें खमीर उठेगा, नहीं फर्मेंटेड पानी वो हो जाएगा, वो पानी खट्टा हो जाएगा ना। फिर 24 घंटे के अंदर आपको ये पानी जब खट्टा हो जाएगा तो आप इसे टेस्ट करके देख लीजिए। थोड़ा ज्यादा खट्टा चाहिए तो इसमें 2 चुटकी अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। अब दाल को पीसकर इसके छोटे छोटे से बड़े तल लें और हल्के गुनगुने पानी में इनको भिगो दें और 1 से 2 घंटे में ही अच्छी तरह से भीग जाते हैं। इन्हें हाथों से दबाकर पानी निकालकर कांजी के पानी में डाल दें और टेस्टी लज्जतदार कांजी बड़े तैयार हैं। क्या बात है, बिल्कुल चटकदार जी चटपटे। और ये गुंजिया बनाने की गुंजिया बनाने की विधि, क्योंकि साथ में मीठी गुंजिया भी तो चाहिए ना। जब आपने चटपटा खाया है तो ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको 1/4 कप घी और पानी में मैदे को अच्छी से गूंद लेना है। इसके बाद इसे करीब आधे घंटे के लिए रख के छोड़ दें और भरने के लिए खोए को हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए भूनना है। इसके ठंडा होने पर इसमें बादाम, इलायची पाउडर और चीनी मिलाएं और गूंथे हुए मैदे की लोई बनाकर गोल पूरी बेल लें और उसमें बनाए गए मिक्सर जो है भर दें। किनारों पर हल्का पानी लगाकर उसे बंद कर दें। फैंसी कटर की मदद से उसके किनारों को शेप दे दें और फिर घी को कढ़ाई में गर्म करें और हल्की आंच पर बनाएगी गुजिया को तब तक तलें जब तक कि वो हल्की भूरे रंग की न हो जाए। और एक पैन में चीनी और पानी डालकर उसकी चाशनी भी तैयार कर लें। इसके बाद तली हुई जो गुजिया है उसको चाशनी में डालकर डिप करें और प्लेट में हल्का सूखने के लिए रख दें। ठंडा होने पर गुजिया को डब्बे में पैक करके रख सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो ये अगर चाहे तो मीठी उसमें भी कह रहे हैं ना चाशनी में डाल दें, और नहीं तो कई लोग बिना चाशनी के भी गुंजे पसंद करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपनी रेसिपी आपने हम तक पहुंचाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। मंदाकिनी जी, आज 12 मार्च है और दांडी यात्रा दिवस भी आज मनाया जाता है। इस दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी। इसी दिन को दांडी मार्च दिवस, दांडी यात्रा दिवस, दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, ये दिन भारत की आजादी की जो लड़ाई हुई उसमें बहुत ही अहम पड़ाव माना जाता है। महात्मा गांधी जी ने अपने करीब 78 स्वयंसेवकों को एक साथ लिया और ये यात्रा शुरू की। ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक लगभग 387 किलोमीटर यानी कि 240 मील की दूरी की यात्रा थी, जो 24 दिन तक चली और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई। बिल्कुल, दांडी यात्रा के जरिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार ने जो नमक कानून लगाया था उसको तोड़ा और नमक के एकाधिकार का कड़ा विरोध किया। इस यात्रा के जरिए गांधी जी ने लाखों लोगों को नमक कानून तोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस यात्रा के जरिए सविनय अयोग्य आंदोलन जो चल रहा था उसे भी मजबूती दी। और आज क्योंकि बुधवार का दिन है, आजादी की लड़ाई से जुड़े जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हीं की बात हम करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे चंद्र सिंह गढ़वाली की। लेकिन एक छोटा सा हम पहले ब्रेक लेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि दांडी यात्रा दिवस है आज, जो कि 12 मार्च को ही किया गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो नमक पर एकाधिकार था उसे तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सभी को प्रेरित किया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको भी उन्होंने मजबूती प्रदान की थी।
हम बात करेंगे क्योंकि चंद्र सिंह गढ़वाली की वो भी जुड़े थे स्वतंत्रता संग्राम से और गांधी जी के साथ भी वो बहुत जुड़े रहे थे। और भारत भूमि के इस सुपुत्र की हम याद निकालने वाले हैं जो स्वतंत्रता की जो संग्राम हुआ उसमें सक्रिय भागीदारी निभाते रहे और इतिहास में पेशावर कांड के नायक के रूप में इन्हें हम याद करते हैं। और भी बताइए इनके बारे में। 23 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले निहत्थे पठानों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। बिना गोली चले, बिना बम फटे पेशावर में इतना बड़ा धमाका हुआ था कि एकाएक अंग्रेज अफसर भी हक्के बक्के रह गए और उन्हें अपने पैरों तले जमीन भी खिसकती हुई महसूस होने लगी। बिल्कुल सही कहा और इस पर हम चर्चा भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। तो इस अंतराल के बाद हम फिर से लौट आए हैं चंचल, और अब बात कर रहे थे हम चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में। जी, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 को जिला पौड़ी गढ़वाल के मासो रणसेरा गांव चौथान में। और चंद्र सिंह के पूर्वज जो है वो मुरादाबाद में रहते थे और काफी समय पहले ही वो चांदपुर में आकर रहने लगे थे। यहाँ उस समय अंग्रेजों के शासन के साथ साथ थोकदारी का भी प्रथा जो थी इसका प्रचलन था। बिल्कुल, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के आधार पर थोकदारों को नियुक्त करके अन्य लोगों से भी काम करवाया जाता था। इस प्रथा के आधार पर चंद्र सिंह के पिता जलौद सिंह भंडारी भी इन सेवा में लग गए थे, जो कि एक किसान थे और घर की जो हालात थे वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे, जिसके चलते उनके पिता उन्हें ज्यादा शिक्षा नहीं दिलवा पाए। लेकिन चंद्र सिंह ने मेहनत करके पढ़ना लिखना खुद ही सीख लिया। बिल्कुल सही कहा है। और साथ ही घर की परिस्थितियों को देखते हुए चंद्र सिंह जी ने ब्रिटिश सेना में भर्ती होने का निश्चय किया और 1914 में वो सेना में भर्ती भी हो गए। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अगस्त 1915 को उन्हें अपने गढ़वाली साथियों के साथ अंग्रेजों द्वारा फ्रांस भेजा गया, जहां से वो 1 फरवरी 1916 को वापस लैंसडाउन पहुंचे। और पहला यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1917 में चंद्र सिंह ने अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया के युद्ध में भाग लिया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। 1918 में उन्होंने बगदाद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से कई लड़ाइयों में भी भाग लिया था। यही सारी जानकारियां हमारे जो श्रोता हैं वो भी हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध की हम बात कर रहे थे। जब ये समाप्त हो गया तो इसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने कई सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया था और जिन्हें युद्ध के समय तरक्की दी गई थी उनके पदों को भी कम कर दिया था। इसमें चंद्र सिंह भी शामिल थे। इन्हें हवलदार से सैनिक बना दिया गया था, जिस कारण इन्होंने सेना छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन जो इनके उच्च अधिकारी थे उन्होंने इनको समझाया कि इनकी तरक्की का खास ख्याल रखा जाएगा और कुछ समय का अवकाश भी इनको दे दिया। और इसी दौरान ये चंद्र सिंह यानी महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे और कुछ समय बाद 1920 में इन्हें इनकी बटालियन समेत वजीरिस्तान भेजा गया, जिसके बाद इनकी फिर से तरक्की हो गई। उन्हें हवलदार मेजर के पद पर तैनात किया गया, जहां से वापस आने के बाद वो बहुत ज्यादा समय आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के साथ रहे, जहां से उनको स्वदेश प्रेम का जो है एक सबक मिला या उनके मन में ये भावना आई। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को ये बात रास नहीं आई और अंग्रेज अधिकारियों ने इन्हें खैबर दर्रे के पास भेज दिया। इस समय तक चंद्र सिंह मेजर हवलदार का पद प्राप्त कर चुके थे। उस समय पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लौ पूरे जोर शोर के साथ जली हुई थी और अंग्रेज इसे कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी काम के लिए 30 अप्रैल 1930 को 23 अप्रैल को हुआ था ये चंचल। 23 अप्रैल 1930 को इन्हें पेशावर भेज दिया गया था।
और हुक्म दिए कि आंदोलन करने वालों पर हमला कर दिया जाए, लेकिन इन्होंने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से बिल्कुल मना कर दिया। और इसी ने पेशावर कांड में गढ़वाली बटालियन को एक ऊंचा दर्जा भी दिलाया। इसके बाद से चंद्र सिंह को चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम मिला और पेशावर कांड का नायक इन्हें माना जाने लगा था। और अंग्रेजों का हुक्म न मानने के कारण चंद्र सिंह और उनके साथी सैनिकों पर मुकदमा भी चला। उन सभी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। गढ़वाली सैनिकों की पैरवी मुकुंदीलाल द्वारा की गई, जिनमें अपने अथक प्रयासों के बाद उनकी मृत्युदंड की सजा को 14 साल की कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और इनकी वर्दी को उनके शरीर से काट काट कर अलग कर दिया गया था। 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली को 14 साल कारावास के लिए एबटाबाद की जेल में भेज दिया गया था, जिसके बाद इन्हें अलग अलग जेलों में स्थानांतरित किया जाता रहा। लेकिन इनकी सजा कम हो गई और 11 साल के कारावास के बाद इनको सितंबर 1941 में रिहा कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान गढ़वाल जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिस कारण से वो यहाँ वहां भटकते रहे और अंत में वर्धा गांधी जी के पास चले गए। और गांधी जी से वो बेहद प्रभावित भी हुए। चंचल, अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने इलाहाबाद में रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और फिर से 3 साल के लिए गिरफ्तार हुए। 1945 में इन्हें पूर्ण रूप से आजाद कर दिया गया। इसी दौरान गांधी जी ने कहा कि एक चंद्र सिंह मुझे और मिल जाता तो मेरा भारत कब का आजाद हो गया होता। तो दिसंबर 1946 में चंद्र सिंह फिर से गढ़वाल में प्रवेश कर सके। 1957 में इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ उन्हें कुछ रूढ़िवादी विचारधाराओं की सोच के लोगों की वजह से उतनी सफलता नहीं मिल पाई। और फिर एक दिन लंबी बीमारी के बाद 1 अक्टूबर 1979 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का देहांत हो गया। 1994 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया और अभी भी उत्तराखंड में उनके नाम से कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं और इन योजनाओं का लाभ जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उन्हें समय समय पर मिलता रहता है। इनके नाम पर कुछ सड़कों के नाम भी रखे गए हैं। बिल्कुल। और सरकारी मेडिकल कॉलेज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का नाम उनके नाम पर रखा गया है। और कृषि विश्वविद्यालय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। 2022 में उन पर लिखी गई जीवनी भी प्रकाशित हुई थी और 2021 में उनकी प्रतिमा का अनावरण भारत के रक्षा मंत्री द्वारा भी किया गया था। तो बिल्कुल हमें ऐसे जो जवान हैं, वीर सैनिक हैं, उन्हें याद करते हुए हम नमन करते हैं। बिल्कुल, उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। आँखों में कयामत के काजल, आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। जो
बहके हुए जज्बात मेरे, ये आपकी मस्ती का आलम, ये बहके हुए जज्बात मेरे, कुछ कह न सका मैं दीवाना, कहते हैं मगर हालात मेरे, या आप नशे में डूबे हैं, या आप नशे में डूबे हैं, या मेरी नजर मत वाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तुम्हें याद करते करते छाया गीत लग जा गले। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। मेरे सपने अब पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में। याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है। प्यास भड़की है सरे शाम से, जलता है बदन। हाँ जी चंचल, तो हम बात कर रहे थे कि आज कोई खास दिवस है, जिसमें से हमने बात की दांडी यात्रा दिवस की। एक और खास दिवस है विश्व ग्लूकोमा दिवस। भाई आज तो बहुत सारे खास दिवस हैं। हाँ। और आंखें जो है ना हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण जो इंद्रियां होती है ना, तो महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। इसलिए ग्लूकोमा को समझना, इसका पता लगाना और इसको मैनेज करना ये बहुत ही जरूरी है। ग्लूकोमा दिवस बहुत जागरूकता बढ़ाता है इस चीज के बारे में, और भविष्य में समय रहते इसका पता लगाने के लिए हमें प्रोत्साहित भी करता है। बिल्कुल चंचल, और देखा जाए तो ग्लूकोमा आंख की एक ऐसी बीमारी है जो ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाकर धीरे धीरे हमारी दृष्टि को खराब कर देती है। ग्लूकोमा नेत्र रोगों का एक समूह है जो ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान के कारण नजर की कमजोरी का कारण बनता है। और ग्लूकोमा के शुरुआती चरणों में आमतौर पर कोई लक्षण तो नहीं होते और उचित उपचार के बिना ग्लूकोमा नेत्रहीनता का कारण भी बन जाता है। लेकिन नियमित आंखों की जांच कराएं, शुरुआती पहचान और उपचार से हम इस दृष्टि से इस बीमारी से अपनी दृष्टि को बचा सकते हैं। ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व ग्लूकोमा सप्ताह हर साल मनाया जाता है 10 से 16 मार्च के बीच में। और इस सप्ताह का मकसद होता है ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इस बीमारी के कारण होने वाले जो अंधापन होता है उसे रोकने में लोगों की मदद की जा सके। और यही जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजी। बिल्कुल, और साल 2025 में अगर बात करें विश्व ग्लूकोमा सप्ताह की जो थीम रखी गई है वो है भविष्य को स्पष्ट रूप से देखना। इस सप्ताह के दौरान आंखों की जांच कराकर ग्लूकोमा का पता लगाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, ग्लूकोमा के बारे में जानकारी साझा की जाती है और ये कार्य नेत्र रोग से प्रभावित लोगों के लिए जो इलाज है काफी हद तक बेहतर भी कर सकता है। ग्लूकोमा के शुरुआती चरण में कोई लक्षण यूं तो दिखते नहीं है मंदाकिनी जी, लेकिन हाँ इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। इसके इलाज के लिए दवाएं, लेजर थेरेपी और सर्जरी ये भी की जाती है। बिल्कुल, और विश्व ग्लूकोमा सप्ताह में भाग लेने के लिए हम सोशल मीडिया है या अपने ग्रुप्स में ग्लूकोमा के बारे में जानकारीपूर्ण लेख भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं और वीडियो साझा कर सकते हैं। ग्लूकोमा की शीघ्र पहचान और उपलब्ध उपचार के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए आप जितनी भी जो अभी वर्कशॉप्स आयोजित कर रहे हैं वहां पर भी जाकर आप ये जानकारी ले सकते हैं, या खुद भी कोई अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो वर्कशॉप आयोजित कर सकते हैं। और इसका जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है ग्लूकोमा का, इससे निपटने के लिए ही इस दिन की शुरुआत की गई थी। आंखों की समस्याओं के प्रमुख कारण के रूप में इस पर प्रकाश डालने के लिए एक दिन पूरे साल में समर्पित किया गया और ये होना भी बहुत जरूरी था। इसीलिए इस दिन को मनाने की जरूरत महसूस हुई। वर्तमान में बहुत सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं, बेहतर नेत्र स्वास्थ्य की अपील कर रहे हैं और लोगों को प्रभावित जो लोग हैं इससे उन्हें संसाधन भी प्रदान कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि ग्लूकोमा में दृष्टि क्षेत्र की हानि होती है जो आमतौर पर बीमारी के बाद के चरणों तक लक्षणहीन होती है। अगर इसका उचित उपचार ना किया जाए तो ये अंधेपन का कारण बन सकती है। मेरी सासू जी को 10 साल से ग्लूकोमा है और दोनों आंखों का ऑपरेशन भी हुआ। समय समय पर दवा और डॉक्टर से संपर्क बनाए रखा है जिसके कारण से उनकी आंखें अभी अच्छी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ग्लूकोमा दिवस आज है। लोगों के जीवन में अंधेरापन होने के कारण
इसके पीछे काला मोतिया तीसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इस बात से हम हैरान हैं कि 90% मामलों में काला मोतिया का पता ही नहीं चलता। काला मोतिया आंखों के खतरनाक बीमारी में से एक है और इससे बचाव के उपाय हैं। सुबह आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। 40 साल की उम्र अगर आपकी हो गई है तो हर साल अपनी आंखों की जांच भी जरूर करानी चाहिए। डॉक्टर के परामर्श के बिना कोई भी आई ड्रॉप आप अपनी आंखों में ना डालें, क्योंकि आंखें आपकी बहुत कीमती हैं, इनको नुकसान हो सकता है। बहुत नाजुक अंग है, आप किसी भी तरह का प्रयोग आंखों के साथ ना करें। जी। प्यारे दिल के इशारे प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। दिल तुझे याद करे, हाय फरियाद करे। दिल तुझे याद करे, हाय फरियाद करे। पेड़ों की छांव तले तेरा इंतजार करे, पेड़ों की छांव तले तेरा इंतजार करे, तेरा इंतजार करे। सांझ सकारे दिल ये पुकारे, प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू। हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू। हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू। हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू, बात ये मान ले तू। हम हैं बेचारे दुनिया के मारे, प्यासे हैं अरमां, मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। I love you। पेंटर संजुक्ता बारिक अपनी बातचीत लेकर आ रही हैं। मैं एक साथ 3 से 4 पेंटिंग साइड बाय साइड करती हूँ। एक सूखता है तो बाय दैट टाइम हम दूसरे पे काम चालू करते हैं, तो वो खत्म होता है तो फर्स्ट वाला रेडी होता है सेकंड कोट के लिए। एक सोलो शो के लिए कम से कम 50 पेंटिंग्स तो लगाने पड़ते हैं हमको। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। 12 मार्च सन 2025 को सिर्फ विविध भारती पर शाम 4 बजे आज के मेहमान। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है।
भाई जब हम बात कर रहे हैं खास दिनों की, तो एक और खास दिन है आज चंचल। और ये है साहित्य अकादमी दिवस। बिल्कुल। भारत में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी स्थापित करने का जो प्रस्ताव है, देश की आज़ादी के बहुत पहले से ही, जब ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी उस समय से ही चल रहा था। 1944 में भारत सरकार ने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था कि सभी सांस्कृतिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधि का प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट की स्थापना की जानी चाहिए और इस ट्रस्ट में साहित्य अकादमी सहित 3 अकादमियों को शामिल करना रखा गया था। बिल्कुल। और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसका विवरण तैयार करने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए गए। 3 राष्ट्रीय अकादमियां स्थापित करने के पक्ष में आम सहमति बनी, और एक साहित्य की, दूसरी दृश्य कला की और तीसरी नृत्य, नाटक और संगीत की। लेकिन इस बात पर मतभेद बना रहा कि क्या सरकार को पहल करके अकादमियां स्थापित करनी चाहिए या फिर ऐसे व्यक्तियों के आने का इंतजार करना चाहिए जिनके पास अकादमियां स्थापित करने के लिए आवश्यक नैतिक अधिकार हों। और ये भी महसूस किया मंदाकिनी जी कि अकादमियों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा पहल करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। तो सरकार अकादमियों की स्थापित ना तो करेगी, लेकिन एक बार जब ये स्थापित हो जाएंगी तो सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। उन्हें स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार दे दिया जाएगा। इसके बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1952 में साहित्य अकादमी नाम से एक राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना करने का निर्णय लिया। और साहित्य अकादमी का औपचारिक रूप से उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को किया गया था। भारत सरकार के प्रस्ताव में इसे भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करने, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में भी वर्णित किया गया था। साहित्य अकादमी देश में साहित्य संवाद, प्रकाशन और साहित्य समृद्धि के लिए एक केंद्रीय संस्था है। ये मात्र एक ऐसी संस्था है जो अंग्रेजी के सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य गतिविधियां चलाती है। अपने अस्तित्व के पिछले कई सालों में इसने स्वस्थ पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने, अलग अलग भाषाई और साहित्यिक क्षेत्रों के बीच संवाद को जीवित रखने, पत्रिकाओं और व्यक्तिगत रचनाओं और लेखकों को और साहित्य के इतिहास के प्रकाशन के माध्यम से एक साहित्यिक संस्कृति की विरासत को निरंतर आगे बढ़ाने को या विकास करने की प्रयास इसने किए हैं। बिल्कुल किए हैं, और इसके बारे में हम और जानकारी देंगे, लेकिन एक प्यारे सी गीत के बाद। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। कसम हाय इन प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। बिन पिए मुझ पे नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें
आई, मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई, खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई, खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई, तूने गुलशन मेरा महकाया। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाह, एक बगल में चांद होगा, एक बगल गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, साहब बीवी और गैंगस्टर, शैतान, ऐसी बेमिसाल फिल्मों के प्रोड्यूसर सुनील बोहरा आ रहे हैं विविध भारती पर बॉम्बे टॉकीज में 15 मार्च शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। साहित्य अकादमी हर साल क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों के साथ साथ कार्यशालाओं और साहित्यिक सम्मेलनों का भी आयोजित करती है, जो विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं, जैसे लेखक से मिलिए, संवाद, कवि संधि, कथा संधि, पुस्तकें, मुलाकात, अस्मिता, अंतराल, आविष्कार, नारी चेतना, युवा साहित्य, बाल साहित्य और साहित्यिक मंच बैठकें, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और अकेडमी हर साल अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कृतियों को कई पुरस्कार भी देती है और भारत की भाषाओं में और भारत से साहित्यिक अनुवादों को भी पुरस्कार देती है। ये पुरस्कार 1 साल तक चलने वाली जांच और चयन प्रक्रिया के बाद ही दिया जाता है। अकादमी उन भाषाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए भाषा सम्मान विशेष पुरस्कार भी देती है, जिन्हें अकादमी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देती है, और इसमें प्रेमचंद के नाम पर भी एक फेलोशिप स्थापित की गई है। भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं के अलावा इसने अंग्रेजी और राजस्थानी भी एक ऐसी भाषा है जिन्हें मान्यता दी है और इनमें कार्यक्रम लागू किए जा सकते हैं। और साहित्य अकादमी का जो प्रधान कार्यालय है वो रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह रोड नई दिल्ली में स्थित है। इस भवन का निर्माण 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में किया गया था। इसमें तीनों राष्ट्रीय अकादमियां, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी स्थित है। तो चलिए अब एक गाना सुन लेते हैं। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। तो भाई हम भी अपने सखी और सखाओं को चंचल कहेंगे कि अब हमें घर जाने दो। बिल्कुल, इजाजत लेकर हम भी चलेंगे अपने घर। तो नमस्कार कर लेते हैं सखियों से। बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और चंचल वर्मा का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।